नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने YouTube चैनल लाइव स्टडी इलाहाबाद में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं गुप्त साम्राज्य की शासन व्यवस्था के बारे में, ठीक है। और इससे जस्ट पहले वाली जो वीडियो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी दोस्तों, उसमें मैंने गुप्त साम्राज्य के सारे सम्राटों के बारे में विस्तार से वो सारे तथ्य बताए हैं जो एग्जामिनेशन हॉल में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अगर जो पहली बार आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज प्लेलिस्ट में विजिट करिए और इसके जस्ट पहले वाली जो वीडियो है दोस्तों उसको देखिए। फिर इस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको काफी बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि इस टॉपिक से भी एक या दो क्वेश्चन हमेशा एग्जामिनेशन हॉल में देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल पाए, ठीक है। दोस्तों चलिए हम लोग बात करेंगे दोस्तों गुप्त साम्राज्य की शासन व्यवस्था के बारे में। तो जैसे दोस्तों अगर जो हम ये बात करें कि जो गुप्त साम्राज्य था उसमें पुलिस प्रशासन थी, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, आपको जानना चाहिए कि जो गुप्त साम्राज्य था उसमें पुलिस प्रशासन थी और पुलिस प्रशासन के जो अधिकारी होते थे उनको किस नाम से जाना जाता था या उन्हें क्या कहा जाता था? उन्हें कहा जाता था दोस्तों दंडपाशिक, ठीक है। उनको दंडपाशिक बोलते थे। और साधारण पुलिस कर्मचारियों को क्या बोलते थे दोस्तों? पुलिस कर्मचारियों को बोलते थे जाट और भाट, ठीक है। तो ऐसे ही पॉइंट को हम दोस्तों एक एक करके पूरी वीडियो में बताएंगे दोस्तों, पूरा डिस्क्राइब करेंगे। आप लोग टेंशन ना लीजिएगा, सारे के सारे तथ्य यहाँ पे मैं इंक्लूड करूंगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों, बताते हैं आपको कि पुलिस विभाग का जो मुख्य अधिकारी होता था वो होता था दंडपाशिक, ठीक है। पुलिस मुख्य अधिकारी, पुलिस मुख्य अधिकारी जो होता था दोस्तों वो कौन होता था? वो होता था दंडपाशिक, ठीक है। दंडपाशिक, ठीक है। उसके बाद जो साधारण पुलिस कर्मचारी होते थे, साधारण पुलिस या साधारण पुलिस कर्मचारी जो होते थे उनको क्या बोला जाता था? उनको बोला जाता था दोस्तों चाट और भाट, ठीक है। एग्जामिनेशन में आपसे पूछ देता है कि चाट और गुप्त काल में चाट और भाट शब्द से क्या अभिप्राय है? तो चाट और भाट वो होते थे जो पुलिस डिपार्टमेंट में साधारण कर्मचारी या कर्मचारी पद पे काम करते थे। और जो दंडपाशिक थे वो कौन थे दोस्तों? वो पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी होता था, ठीक है। अब आगे हम मूव करते हैं दोस्तों कि प्रशासन की सबसे छोटी इकाई जो थी दोस्तों वो कौन थी? वो थी ग्राम, ठीक है। ठीक है, प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई थी दोस्तों वो कौन था? वो था ग्राम। और उसको कंडक्ट कौन करता था दोस्तों? वो ग्रामिक कंडक्ट करता था, ठीक है। गुप्त काल में, ठीक है, गुप्त काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई जो थी दोस्तों, प्रशासन की छोटी इकाई, प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई थी दोस्तों वो कौन थी? वो थी गांव। और जो इसकी देखभाल करता था उसको क्या बोलते थे? उसको बोलते थे ग्रामिक, ठीक है। ठीक है, प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई थी दोस्तों वो थी ग्राम, ठीक है। और ये किसके द्वारा संचालित होती थी? वो संचालित होती थी दोस्तों ग्राम सभा के द्वारा, ठीक है। ग्राम प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई थी वो ग्राम थी और ये किसके द्वारा संचालित होती थी? वो ग्राम सभा के द्वारा संचालित की होती थी। और इसका मुखिया कौन होता था दोस्तों? इसका जो मुखिया होता था वो होता था ग्रामिक, ठीक है। इसका जो मुखिया होता था दोस्तों वो होता था ग्रामिक, ठीक है। जो मुखिया होता था वो होता था ग्रामिक, ठीक है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एक नोट आप लोग करके चलिएगा, एक नोट करते चलेंगे दोस्तों तो सारी चीजें आपको क्लियर होती रहेंगी, नहीं तो अभी आप लोग देख लोगे और बाद में कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे हम लोग मूव करते हैं। दोस्तों तो अभी तक देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा। हम लोगों ने ये पढ़ा दोस्तों, हम लोग शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ रहे हैं।
हम लोगों ने पढ़ा कि पुलिस जो मुख्य अधिकारी था वो दंडपाशिक था, जो साधारण पुलिस थी उसको चाट भाट बोलते थे। ठीक है, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई जो थी वो ग्राम थी, और ग्राम वो किसके द्वारा संचालित होती थी दोस्तों? वो होती थी ग्राम सभा के द्वारा संचालित होती थी, और ग्राम सभा का जो मुखिया होता था वो होता था ग्रामीण। ठीक है, लेकिन जो ग्राम सभा के साधारण सदस्य होते थे वो कौन होते थे? वो उनको बोलते थे महत्तर। ठीक है, ठीक है, साधारण जो होते थे, साधारण सदस्य, उनको महत्तर बोलते हैं। ठीक है, साधारण सदस्य, उनको क्या बोलते थे दोस्तों? महत्तर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि महत्तर बोलते थे उनको। ठीक है, आगे हम लोग मूव करेंगे दोस्तों कि जो ग्राम समूहों की सबसे छोटी इकाई थी। अब देखिए, अभी तक तो ये ग्राम की बात कर रहा है, अब ग्राम समूह की बात कर रहा है। तो ग्राम समूह की जो छोटी इकाई होती थी उसको मेठ बोलते थे। क्या बोलते थे? मेठ। ठीक है, ग्राम सभा का समूह जो होता था, ग्राम सभा समूह, ठीक है, ग्राम सभा समूह जो होता था उसको क्या बोलते थे? उसको बोलते थे दोस्तों मेट। ठीक है, इंपॉर्टेंट है और याद रखिएगा और नोट डाउन भी करते। सॉरी, मेट नहीं बोलते थे दोस्तों, पेट बोलते थे। सॉरी, उसको पेट बोलते थे, मेट नहीं पेट बोलते थे। ठीक है, पेट बोलते थे ग्राम सभा के समूह को। ठीक है, आगे हम लोग मूव करते हैं दोस्तों कि भू राजस्व कितना था दोस्तों। ठीक है, जो भू राजस्व था दोस्तों वो कितना था? पूछ देता है कि गुप्त काल में भू राजस्व कितना हुआ करता था। तो दोस्तों देखिए, भू राजस्व की बात करें ना तो 1/6 ही मैक्सिमम में होता है, अगर जो मुगल शासकों के बारे में अगर जो हम लोग बात ना करें तो। ठीक है, मुगल शासक आए तो कुछ शासक ऐसे आए जो ज्यादा लेने लगे, या दिल्ली सल्तनत की अगर जो हम बात करें तो उसमें कुछ शासक आए लेने लगे। लेकिन अगर जो आप लोग एनसीएफ की बात कर रहे हो तो 1/6 मैक्सिमम सम्राटों ने वसूला। ठीक है, तो अगर हम ये कहें कि भूमि कर या राजस्व, ठीक है, राजस्व कर कितना राजस्व कितना राजस्व कर क्या की दर क्या थी दोस्तों? राजस्व कर की जो दर थी वो थी 1/4 से 1/6। ठीक है, राजस्व कर की जो दर थी दोस्तों वो कितनी थी? 1/4 से 1/6। चलिए हम लोग आगे मूव करेंगे। अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया है कि ग्राम सभा के समूह को पेट कहते थे। भू राजस्व की जो कर होती थी उसकी जो दर होती थी वो 1/4 से 1/6 हुआ करती थी। ठीक है, अब ये एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि ये गुप्त काल में सिंचाई के लिए लोग क्या यूज करते थे? रहट या घंटी यंत्र का यूज करते थे। किस चीज का यूज करते थे दोस्तों? सिंचाई के लिए किस चीज का यूज करते थे? रहट या घंटी यंत्र का यूज करते थे। सिंचाई के लिए गुप्त काल में लोग किस चीज का यूज करते थे? वो करते थे दोस्तों सिंचाई के लिए रहट या घंटी यंत्र। ठीक है, रहट या घंटी यंत्र का प्रयोग करते थे। किस लिए प्रयोग करते थे? सिंचाई के लिए। ठीक है, सिंचाई के लिए रहट या घंटी यंत्र का प्रयोग करते थे। ठीक है, अब देखिए श्रेणी के प्रधान को क्या कहा जाता था दोस्तों? श्रेणी के प्रधान को ज्येष्ठक बोला जाता था। ठीक है, श्रेणी जो प्रधान होता था, श्रेणी के प्रधान को जो बोलते थे दोस्तों वो क्या बोलते थे? ज्येष्ठक। श्रेणी के प्रधान को क्या बोलते थे? ज्येष्ठक बोलते थे। ठीक है, आगे हम लोग मूव करेंगे कि गुप्त काल का व्यापारिक नगर कौन सा था दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि गुप्त काल का जो व्यापारिक नगर था वो कौन था? वो था दोस्तों उज्जैन। ठीक है, गुप्त काल का व्यापारिक नगर गुप्त काल का व्यापारिक नगर जो था दोस्तों वो कौन था? वो था
उज्जैन। ठीक है, गुप्त काल का जो व्यापारिक नगर था वो था उज्जैन। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे मूव करते हैं दोस्तों कि गुप्त मुद्राओं ने सबसे ज्यादा क्या चलाई थी दोस्तों? स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी। ठीक है, गुप्त राजाओं ने सबसे ज्यादा कौन सी मुद्रा चलाई थी? तो वो स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी दोस्तों, स्वर्ण मुद्राएं। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि गुप्त राजाओं ने कौन सी मुद्राएं चलाई थी? स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी। इसीलिए गुप्त काल को स्वर्ण युग भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखिएगा। आगे हम लोग मूव करेंगे दोस्तों। ठीक है, कायस्थों का प्रथम वर्णन कहाँ मिलता है? ठीक है, कायस्थों का जो प्रथम, दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप हमको कमेंट करके बताइए कि कायस्थों का प्रथम वर्णन कहाँ मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि कायस्थों का प्रथम वर्णन कहाँ मिलता है। दोस्तों आप लोग प्लीज और प्लीज हमको कमेंट करके बताइए कि कायस्थों का प्रथम वर्णन कहाँ मिलता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग मूव करेंगे दोस्तों। ठीक है, कि जो गुप्त काल में जो औरतें वेश्यावृत्ति करती थी उनको क्या कहते थे दोस्तों? ठीक है, गुप्त काल में, ठीक है, जो स्त्री वेश्यावृत्ति करती थी उसको क्या बोलते थे दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उनको बोलते थे गणिका। ठीक है, और जो वृद्ध औरतें होती थी और इसके बावजूद भी वो वेश्यावृत्ति करती थी उनको क्या बोलते थे दोस्तों? उनको बोलते थे कुट्टनी। ठीक है, उनको कुट्टनी या बोलते थे। तो गुप्त काल में जो औरतें वेश्यावृत्ति करती थी उनको क्या बोलते थे दोस्तों? उनको बोलते थे गणिका। ठीक है, और जो वृद्ध होती थी उनको कुटनी बोलते थे। ठीक है, गणिका। और वृद्ध जो होती थी वो वेश्यावृत्ति जो करती थी दोस्तों उनको क्या बोलते थे? उनको बोलते थे कुचनी। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग मूव करेंगे दोस्तों। ठीक है, कि चलिए इतना दोस्तों, प्लीज आप लोग थोड़ा रिवाइज कर लीजिए, फिर मैं इरेज करूंगा, फिर नेक्स्ट स्लाइड से चलूंगा। एक बार चलिए हम चीजों को समझा देते हैं फिर से कि हम लोग गुप्त साम्राज्य के शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ रहे हैं इस वीडियो में। जो पुलिस मुख्य अधिकारी था वो था दंडपाशिक। एक साधारण कर्मचारी था, उसको चाट और भाट कहे जाते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी और ग्राम सभा का जो मुखिया होता था वो ग्रामिक होता था। साधारण सदस्यों को महत्तर कहा जाता था। ग्राम सभा के समूह को पेट कहा गया और राजस्व की जो दर थी वो थी 1/4 से लेके 1/6 तक। फिर सिंचाई के लिए राहट या घंटी यंत्र का इस्तेमाल करते थे लोग गुप्त काल में। श्रेणी प्रधान को ज्येष्ठक कहा जाता था। गुप्त काल की जो व्यापारिक नगरी थी वो उज्जैन थी। और इन्होंने जो मुद्राएं चलाई वो स्वर्ण मुद्राएं चलाई। और जो औरतें वेश्यावृत्ति करती थी गुप्त काल में उनको गणिका कहा गया और जो वृद्ध औरतें वेश्यावृत्ति करती थी उनको कुटनी कहा गया। चलिए इतना नोट डाउन कर लिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इतना दोस्तों नोट डाउन करिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक एक करके सारे फैक्टों को हम लोग यहाँ कंसिडर करेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले दोस्तों। मोटिवेशन मिलेगा तो मैं और भी अच्छी वीडियो लाने के लिए प्रेरित होऊंगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करेंगे कि जो गुप्त थे दोस्तों वो किसके उपासक थे या किसके अनुयायी थे। ठीक है, जो गुप्त सम्राट थे वो
किसके अनुयायी थे दोस्तों? तो गुप्त सम्राट जो थे दोस्तों अनुयायी थे, ठीक है। किसके अनुयायी थे? तो ये अनुयायी थे दोस्तों विष्णु के, ठीक है, विष्णु के। जैसा कि हमने अभी आप लोगों को जो पढ़ाया था तो बताया था कि जो समुद्रगुप्त था वो विष्णु का उपासक था, ठीक है। तो गुप्त सम्राट जो थे वो वैष्णव धर्म को मानते थे, ठीक है, ठीक है, वैष्णव धर्म को मानते थे, ठीक है। अनुयायी किस धर्म के थे दोस्तों? ठीक है, अनुयायी किस धर्म के थे? वो थे वैष्णव धर्म के, वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। और उनका जो वो होता था दोस्तों वाहन, ठीक है, ठीक है, ठीक है। विष्णु का जो वाहन होता था दोस्तों गरुड़, गुप्तों का राज चिन्ह था, ठीक है। तो गुप्तों का जो राज चिन्ह था दोस्तों क्या था? गरुड़ था, ठीक है, राज चिन्ह, ठीक है। पूछ लेता है कि गुप्तों का राज चिन्ह कौन हुआ दोस्तों? वो हुआ गरुड़। और गरुड़ आपको पता ही है कि भगवान विष्णु से संबंधित है, ठीक है। तो इनका जो वो हुआ दोस्तों राज चिन्ह हुआ वो गरुड़ हुआ, ठीक है। राज चिन्ह क्या हुआ दोस्तों? गरुड़। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। गुप्तों का राज चिन्ह पूछ देता है दोस्तों, ठीक है। आगे मूव करेंगे दोस्तों कि वैष्णव धर्म संबंधी सबसे महत्वपूर्ण अवशेष जो मिलते हैं दोस्तों, ठीक है, वो कहाँ? दशावतार मंदिर मिलता है देवगढ़ का, ठीक है। देखिए दशावतार मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर, देवघर का दशावतार मंदिर जो है दोस्तों यहीं से वैष्णव धर्म का साक्ष्य मिलता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ठीक है, वैष्णव धर्म से संबंधित है, ठीक है। आगे हम मूव करेंगे दोस्तों कि अजंता में निर्मित कुल कितनी गुफाएं थी दोस्तों? ठीक है, जो अजंता की गुफाएं दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूछ देता है कि जो अजंता की गुफाएं हैं वो किस धर्म से संबंधित है, ठीक है, या किस वंश से संबंधित है, ठीक है। तो अजंता की जो गुफाएं हैं दोस्तों वो गुप्त सम्राटों से संबंधित है। और टोटल अजंता की गुफा में कितनी गुफाएं थी? वो थी 29 अजंता गुफा, ठीक है। देखिए अजंता गुफा किसके शासनकाल से संबंधित थी? गुप्त के। और टोटल कितनी थी दोस्तों? 29, ठीक है। आगे हम लोग मूव करेंगे। ये सारे फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन देखिए, ठीक है, कुछ लोग ये भी कहते हैं दोस्तों कि ये इसमें से जो 16 और 17 नंबर की जो गुफा थी वही केवल 29 गुफाओं में से 16 या 17 यही 2 गुफाएं ऐसी थी जो गुप्त काल से संबंधित थी, ठीक है। तो इस चीज को भी याद रखिएगा, कंट्रोवर्शियल है लेकिन याद रखिएगा, ठीक है। अब पूछ लेता है कि दोस्तों अजंता की जो गुफा है वो किस धर्म से संबंधित है? आपको पता ही है कि अजंता की गुफा जो है बौद्ध धर्म से, और बौद्ध धर्म के किस मत से संबंधित है दोस्तों? वो महायान से, ठीक है। अजंता गुफा जो है दोस्तों, अजंता गुफा जो है वो किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध से, ठीक है। और बौद्ध में किससे? महायान संप्रदाय से, महायान
संप्रदाय, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, महायान संप्रदाय से संबंधित है। ठीक है, पूछ लेता है कि अजंता की जो गुफा है दोस्तों वो किस धर्म से संबंधित है, वो है बौद्ध से, और बौद्ध के किस संप्रदाय से, वो है दोस्तों महायान संप्रदाय। ठीक है, अगला है दोस्तों कि कालिदास किसके शासन काल में थे। ठीक है, कालिदास के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, कालिदास। ठीक है, कालिदास बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नोट डाउन कर लीजिए। कालिदास, कालिदास किसके समय काल में हुए, वो हुए दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय के, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में ही कालिदास थे। ठीक है, आगे हम लोग मूव करते हैं दोस्तों। ठीक है, कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में दोस्तों कौन रहता था, एक आयुर्वेद का एक ज्ञाता था, उसका नाम था धन्वंतरी। ठीक है, पूछ लेता है कि धन्वंतरी किससे जुड़े थे, तो धन्वंतरी भी जुड़े थे दोस्तों, धन्वंतरी भी जो जुड़े थे दोस्तों, वो किससे जुड़े थे, कालिदास से जुड़े थे। और धन्वंतरी क्या थे दोस्तों, धन्वंतरी जो थे दोस्तों, धन्वंतरी कौन थे दोस्तों, जो धन्वंतरी थे वो थे एक आयुर्वेदाचार्य। ठीक है, धन्वंतरी जो थे दोस्तों वो कौन थे, ये आयुर्वेद विज्ञान के वो थे, जानकार थे। ठीक है, अब देखिए विष्णु शर्मा ने क्या लिखा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, विष्णु शर्मा पूछ लेता है। विष्णु शर्मा, पंचतंत्र की कहानी आप लोग पढ़ ही रहे होंगे, बचपन से पढ़े ही होंगे। विष्णु शर्मा ने क्या लिखा, तो विष्णु शर्मा ने लिखा दोस्तों पंचतंत्र। ठीक है, पंचतंत्र की रचना किसने की, विष्णुगुप्त ने। और विष्णुगुप्त किस राजवंश से संबंधित हुए दोस्तों, वो हुए गुप्त शासन व्यवस्था से। ठीक है, यानी गुप्त साम्राज्य से। ठीक है, पूछ लेता है कि विष्णु शर्मा की कृति कौन है, वो है दोस्तों पंचतंत्र। और ये ये किस शासकों के समकालीन थे, वो थे दोस्तों गुप्त शासकों के समकालीन थे। ठीक है, ठीक है, आगे हम लोग मूव करेंगे दोस्तों। अब हम लोग पढ़ेंगे आर्यभट्ट के बारे में। आर्यभट्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आर्यभट्ट ने देखिए दोस्तों दो सिद्धांत दिया था जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक आर्यभट्टियम और दूसरा सूर्य सिद्धांत। ठीक है, एक दिया था आर्यभट्टियम और दूसरा जो दिया था दोस्तों वो दिया था सूर्य सिद्धांत। ठीक है, आर्यभट्टियम और दूसरा जो दिया था दोस्तों वो दिया था सूर्य सिद्धांत। और इसी में इसने एक कॉन्सेप्ट को बताया था जो बहुत पॉपुलर हुआ। वो कॉन्सेप्ट ये था दोस्तों कि जो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। ठीक है, देखिए इसके पहले लोगों ने क्या बताया, इसके पहले लोगों ने बताया कि पृथ्वी स्थिर है और सूर्य घूम रहा है। लेकिन जब आर्यभट्ट जी आए तो आर्यभट्ट ने बताया कि नहीं, ऐसा नहीं है, जो प्रीवियस विद्वानों ने बताया है वो उल्टा बताया है। लेकिन हकीकत यही है कि पृथ्वी घूम रही है और सूर्य सेंटर में है। ठीक है, तो इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं दोस्तों। देखिए पूछ लेता है कि गुप्त काल, आर्यभट्ट किस काल से संबंधित है, वो थे दोस्तों गुप्त काल से। इन्होंने किसकी रचना की, आर्यभट्टियम की रचना की और सूर्य सिद्धांत की रचना की। चलिए आगे मूव करते हैं दोस्तों। ठीक है, कि बारामिहिर धन्वंतरी। ठीक है, बारामिहिर और धन्वंतरी, जैसा कि हमने आपको यहाँ पे बता दिया है कि बारामिहिर और धन्वंतरी किससे संबंधित हुए, चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित हुए। अब हम लोग बात करेंगे कि इनकी भाषा क्या थी। ठीक है, गुप्त काल की भाषा क्या थी दोस्तों,
गुप्त काल की जो भाषा थी वो थी संस्कृत। ठीक है, गुप्त काल की जो भाषा थी वो थी संस्कृत। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं चांदी के सिक्के को। ठीक है, चांदी के सिक्के को क्या कहते थे गुप्त काल में? चांदी के सिक्के को बोलते थे रुपयक। ठीक है, चांदी के सिक्के को बोलते थे दोस्तों रुपयक। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा कि चांदी के सिक्के को क्या बोलते थे? रुपयक। अब दोस्तों एक बार हम लोग रिवीजन करेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखिए एक दो चीजें और पढ़ लेते हैं। मंदिर बनाने की कला किसने विकसित की? बहुत इंपॉर्टेंट है। मंदिर बनाने की कला, मंदिर बनाने की कला किस शासकों ने विकसित की? वो गुप्त शासकों ने। मंदिर बनाने की कला, मंदिर बनाने की कला किसने विकसित की? वो किया दोस्तों गुप्त ने। ठीक है, गुप्त ने, गुप्त शासकों ने मंदिर बनाने की कला को विकसित किया। आगे हम लोग मूव करते हैं दोस्तों कालिदास की तरफ। ठीक है, कि कालिदास की जो रचना है वो क्या है दोस्तों? अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा कि कालिदास की जो रचना है दोस्तों, कालिदास मैं यहाँ पे बताया हूँ और यहीं पे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है? वो रचना है दोस्तों कालिदास की। ठीक है, और देखिए गुप्त काल में त्रिमूर्ति की अवधारणा का भी सामने आई। जैसे कि आप लोग देखते हैं त्रिमूर्ति के बारे में आप लोग जैसे समझते हैं, हम लोग हमेशा बात करते हैं। तो त्रिमूर्ति की जो अवधारणा आई दोस्तों वो कहां से आई? वो गुप्त काल से आई। आगे हम लोग मूव करेंगे दोस्तों कि देखिए कालिदास ने क्या लिखा दोस्तों? अभिज्ञान शाकुंतलम। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा कि अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है? कालिदास की है। और लास्ट हम लोग बात करेंगे दोस्तों कि गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त काल को क्या कहा जाता है दोस्तों? स्वर्ण युग। गुप्त काल को क्या कहा जाता है? गुप्त काल को कहा जाता है दोस्तों स्वर्ण युग। चलिए अभी तक हम लोगों ने जो देखा है दोस्तों, ठीक है, उस चीज को आप लोग एक बार भी रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, और दोस्तों जिस तरीके से जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ आप वैसे देखते जाइए। मेरी गारंटी है कि आपको हिस्ट्री में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं शासन व्यवस्था के बारे में। तो जो गुप्त शासक थे वो अनुयायी थे किसके? वैष्णव धर्म के। ठीक है, उनका जो राज चिन्ह था वो गरुड़ था। ठीक है, और गरुड़ किससे संबंधित है? भगवान विष्णु से। देवगढ़ का दशावतार मंदिर ऐसा है दोस्तों, देवगढ़ के दशावतार मंदिर से ही वैष्णव धर्म विकसित होने का प्रमाण मिला है। ठीक है, अजंता की गुफाओं की टोटल संख्या जो है दोस्तों 29 है और इसमें माना जाता है कि 16वीं और 17वीं जो गुफा है वो गुप्त काल से संबंधित है। अजंता की गुफा जो है दोस्तों किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय से संबंधित है। कालिदास जो हुए दोस्तों वो किसके शासन काल में हुए? वो हुए चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में। और धन्वंतरी भी किसके शासन काल में हुए? वो भी हुए चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। विष्णु शर्मा किसकी रचना की है दोस्तों? पंचतंत्र की रचना की है, जो कि काफी फेमस हुआ। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम सिद्धांत दिया और सूर्य सिद्धांत दिया। इसमें इन्होंने ये कहा कि नहीं, सूर्य केंद्र में है और पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है। इससे पहले इसके ठीक उल्टा कॉन्सेप्ट था। गुप्त काल की जो भाषा थी दोस्तों वो संस्कृत थी। चांदी के सिक्के इन्होंने चलवाया, उसको क्या कहा गया? रुपये कहा गया। और मंदिर बनाने की कला सबसे पहले किसने विकसित की? गुप्त ने विकसित की। और इन्हें गुप्त काल को स्वर्ण युग भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने काफी स्वर्ण मुद्राओं का अवलोकन और काफी प्रजा में खुशी तरीके से रहती थी, खुश रहती थी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, नए टॉपिक के साथ। आज पूरा जो भी फैक्ट पूछे जाते हैं मैंने इस वीडियो में कवर करने का प्रयास किया है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।